जय हिंद। स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल इंडियन मैथ कंसेप्ट एंड ट्रिक में। दोस्तों, यह राज्य व्यवस्था का सीरीज का चौथा वीडियो है। हमने टोटल 3 टॉपिक को कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो आप एग्जाम में 3 नंबर मिस कर रहे हैं। तो आप उस 3 वीडियो को जरूर जा करके प्लेलिस्ट से देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट के बारे में, जो कि हमारे देश के नागरिकों को एक नागरिक होने का अधिकार प्रदान करता है। फंडामेंटल राइट, इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। और इस वीडियो में मौलिक अधिकार से रिलेटेड जितने सारे कंसेप्ट हैं उस सारे कंसेप्ट पर चर्चा करेंगे और उस कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए प्रैक्टिस सेट के साथ डिस्कशन भी कराएंगे, ताकि आपका कंसेप्ट कहीं से कमी ना रहे, कंसेप्ट एकदम बूस्ट होता चला जाए, एग्जाम में क्वेश्चन छूटे ना। जी हाँ, अगर आप तैयारी कर रहे हो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी या बीपीएससी का, आगामी 17th बीपीएससी का, तो आप सही प्लेटफॉर्म पर है, सही जगह पे है। इस वीडियो से क्या क्या आपको फायदा होगा, तो सबसे पहले कि एग्जाम से पहले का आपको एक शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएगा। यानी इस वीडियो में आपको शॉर्ट नोट्स के द्वारा आपको पूरे पॉलिटी को रिवीजन कराया जाएगा। इसी तरह से हिस्ट्री को भी, ज्योग्राफी को भी, इकोनॉमिक्स को भी, साइंस को भी, करेंट को भी एकदम क्लियर वे में आपको तैयार कर दिया जाएगा, रिवाइज करा करके, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूटे ना। इस वीडियो में जितने सारे भी क्वेश्चन होंगे वो किसी न किसी पीसीएस एग्जाम हो, एसआई का एग्जाम हो, कहीं ना कहीं से पूछा हुआ क्वेश्चन ही आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो आप सही जगह पर है। वीडियो को देखना शुरू कर दिए हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखेंगे, बिना देखे नहीं जाना है, क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक है। इस वीडियो को छोड़ना नहीं है। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है, ताकि इसका फायदा आपके फ्रेंड्स को भी हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मूल अधिकार के बारे में। तो मूल अधिकार होता क्या है? तो मूल अधिकार जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि अधिकार क्या होता है। क्या होता है? अधिकार क्या होता है। तो सबसे पहले मूल अधिकार से पहले आपको अधिकार के बारे में जानना होगा। तो अधिकार जो होता है, व्हाट इज राइट, यानी राइट क्या है? तो अधिकार व्यक्ति को राज्य द्वारा दिया गया एक क्या है, गारंटी है। क्या है? गारंटी। अधिकार क्या है? राज्य द्वारा व्यक्ति को दिया गया एक क्या है, गारंटी है, जो व्यक्ति द्वारा समर्पित उसकी स्वतंत्रता के बदले में प्रदान किया जाता है। यानी व्यक्ति को क्या किया जाता है कि उसके स्वतंत्रता के बदले में उसको अधिकार दिया जाता है। यही एक प्रकार का क्या है, अधिकार है। अब इसी अधिकार के बारे में बात करें तो अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अधिकार कई प्रकार के होते हैं। जैसे हो गया प्राकृतिक अधिकार, हो गया मानव अधिकार, हो गया कानूनी अधिकार, हो गया उसके बाद मौलिक अधिकार, हो गया। इस सारे अधिकार होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो नेचुरल राइट होता है वो क्या होता है। तो नेचुरल राइट में जो होता है कि वो प्रकृति और पशु को प्रकृति द्वारा ही प्रदान कर दिया जाता है। यानी जैसे मानव हो गया और पशु, दोनों को किसके द्वारा, प्रकृति द्वारा ही प्रदान कर दिया जाता है। इसी को बोलते हैं नेचुरल राइट। और नेचुरल राइट के जनक के बारे में बात करें तो जॉन लॉक है। कौन है? जॉन लॉक। तो नेचुरल राइट के जनक का नाम क्या है? जॉन लॉक। इतना आपको ध्यान में रखना है। इस अधिकार में क्या होता है कि आपको किसी को देखने, बोलने, सूंघने, देखने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। मान लीजिए क्या है, ये छोटुआ है और ये क्या है, छोटिया है, ठीक है। ये छोटुआ जो है छोटिया को देख रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको देख रहा है, ये भी इसको देख रहा है। देखते देखते इसको कुछ बोल दिया, मान लीजिए आई लव यू बोल दिया, ठीक है। तो कहीं इधर से इसका मूड अच्छा रहा होगा तो इधर से आई लव यू टू का रिप्लाई आ जाएगा। अगर बढ़िया नहीं रहा होगा तो इसका सैंडल से रिप्लाई होगा, किसी न किसी चीज़ से रिप्लाई तो होगा ही। ऐसा तो नहीं है कि नहीं रिप्लाई होगा। तो यानी नेचुरल राइट देता है कि किसी को आप किसी से देख सकते हैं, नहीं होता है,
कि मान लीजिए कोई किसी को देख रहा है सामने से, तो बोलता है कि हमको ना देखे, तो बोलता है हम अपना आंख बंद कर ले। ये तो आंख दिया है भगवान हमको देखने के लिए। तो वही बात है, यही क्या है, नेचुरल राइट है। तो देखना है, देखते देखते कहीं अच्छा लग जाए तो कुछ बोल भी देना है। अगर उसको अच्छा ना लगे तो आपको उसके बदले में रिप्लाई देगा, अच्छा भी देगा या बुरा भी देगा, ये स्थिति के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद देखना है, सूंघना है, सुनना है, ये बोल रहा है तो उसको सुनना भी है, ठीक है। ये सब नेचुरल राइट है। इसके बाद अगर बात करें ह्यूमन राइट होता है, ये क्या होता है, ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट क्या होता है, ह्यूमन को विश्व में क्या है, विश्व के सभी मानवों को यूएनओ ये अधिकार देता है। और यह अधिकार मानव अधिकार एक अधिनियम चार्टर है, क्या है, मानव अधिकार चार्टर है 1948। मानव अधिकार चार्टर 1948 के द्वारा विश्व के सभी मानवों को प्रदान किया जाता है। और ये कौन प्रदान करता है, तो प्रदान करता है यूएनओ। कौन प्रदान करता है, यूएनओ प्रदान करता है। और इस यूएनओ में याद रखेंगे कि आप इस यूएनओ में 30 गो अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है, 30 गो अनुच्छेद है और एक प्रस्तावना है। इतना बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद एक होता है कानूनी अधिकार। क्या होता है, कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार क्या होता है कि कानूनी अधिकार किसी देश के कानूनी तंत्र के द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा, कानूनी तंत्र के द्वारा अगर कोई अधिकार प्राप्त किया जा रहा है, दे रहा है किसी नागरिक को, उसको होता है कानूनी अधिकार। इस अधिकार के प्रति आप क्या करेंगे, आप अगर आपको प्राप्ति करना है तो इसके लिए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून के स्थापित प्रक्रिया होगा, उससे प्रोसेस से गुजरना होगा, तभी आपको क्या होगा, कानूनी अधिकार मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। इसका कहने का मतलब है कि इसको प्राप्त करने के लिए आप, कानूनी अधिकार को प्राप्त करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते, डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, एक प्रोसेस वाइज जा सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस का पालन करना होगा तब आप जा सकते हैं। इसी सिलसिले में एक और आया मौलिक अधिकार, यानी मूल अधिकार हो या इसी को बोलते हैं मौलिक अधिकार। इसी के बारे में हमको पढ़ना है। क्या करना है, इसी के बारे में पढ़ना है, यानी फंडामेंटल जो राइट होता है इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट होता क्या है, ये जो होता है किसी देश के संविधान द्वारा, इसके द्वारा किसी देश के संविधान द्वारा यह प्रदान किया जाता है। और किसको प्रदान किया जाता है, नागरिक भी हो और नागरिक के साथ गैर नागरिक को भी यह प्रदान किया जाता है। और यह जो है संविधान के द्वारा नागरिक या गैर नागरिक को प्रदान किया जाता है। और यह किसके विरुद्ध प्रदान किया जाता है, तो राज्य के विरुद्ध। किसके विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध। इस राज्य के बारे में हम कंप्लीट बता रहे हैं कि राज्य में कौन कौन शामिल होता है। तो यह किसके द्वारा, मूल अधिकार संविधान के द्वारा नागरिक और उस देश में रह रहे गैर नागरिक को प्रदान किया जाता है। किसके विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध। यानी सब जगह तो राज्य को अधिकार है कि ये करना है, ये करना है, लेकिन इसमें राज्य के विरुद्ध नागरिक को दिया गया है कि आपको क्या क्या करना है। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इससे क्या होता है, नागरिक के मौलिक मूलभूत विकास में क्या होता है, मदद आता है। अब आप कहेंगे कि इस राज्य के अंतर्गत आता क्या है, तो इस राज्य के अंतर्गत बहुत सारे चीजें आता है जो अनुच्छेद 12 में इसका परिभाषा दिया गया है। आप दिल थाम के बैठिए, अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे। इसी मौलिक अधिकार में 6 प्रकार का मौलिक अधिकार है। कितने प्रकार का, 6 प्रकार का। फिलहाल में 6 है, पहले कितना था, 7 था, लेकिन फिलहाल में कितना है, 6 मौलिक अधिकार है। इसको ध्यान में रखना है। सबसे पहला जो है समानता का अधिकार है। क्या है, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। इसको ध्यान में रखेंगे, ये डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चन में पूछ देता है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच है, तो 14 से 18 के बीच है। रसगुल्लो, इसको याद रख लो, एकदम दिल थाम के अपने दिमाग के भेजा में कस लो, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो बात करें, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। डिटेल से बात करेंगे आगे हम, यहाँ पर इतना इसको याद रखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। तीसरा देखें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 में। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में।
यानी मूल अधिकार में जितने से जितना अधिकार आपको दिया गया है, जितना अधिकार दिया गया है, सारा का सारा अधिकार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सारा का सारा अधिकार इम्पोर्टेंट है। मूल अधिकार कितने हैं? 6। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे होने वाले बच्चों से आप पूछ देंगे कि मूल अधिकार कितने हैं, आप बता दीजिए, नहीं बता पाएंगे। ठीक है, इसीलिए हमने फर्स्ट स्लाइड में ही इसको डाल दिया हो कि ताकि आपको याद हो जाए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण नहीं कर सकते हैं, धर्म का स्वतंत्रता होगा, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार होगा, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा। इतना आपको याद होना चाहिए। इसमें कुछ और एक क्वेश्चन पूछ देता है, इस मौलिक अधिकार को किस भाग में रखा गया है? तो संविधान के भाग 3 में है। किसमें है? भाग 3 में मौलिक अधिकार को रखा गया है। किसमें? संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार को रखा गया है। इसको एकदम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कहाँ पे? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच। किसमें? 12 से 35। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में है। ये क्या है? पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। भाग 3 में यह अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो कल के वीडियो में हम बता दिए हैं। ठीक है, कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके आप प्लेलिस्ट से इसको देख लेंगे। आई होप यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ओवरऑल आपको क्लियर हो गया होगा। ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। मूल अधिकार, और मूल अधिकार में जितने सारे अनुच्छेद हैं, उस सारे अनुच्छेद को हम एक एक करके देखते चलेंगे। सबसे पहला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 12, इसमें बताया गया है मूल अधिकार की परिभाषा। इसमें बताया गया है किसका? मूल अधिकार यानी राज्य की परिभाषा। इसमें राज्य की परिभाषा को बताया गया है कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो राज्य के अंतर्गत आपको बता दें कि राज्य के अंतर्गत है इंडियन गवर्नमेंट की जो सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट यानी भारत सरकार। उसके बाद आप संसद की बात कर ले, पार्लियामेंट की बात करें। उसके बाद सभी स्टेट गवर्नमेंट इसी के अंतर्गत आता है। विधानमंडल भी इसी के अंतर्गत आता है। तो भारत सरकार, संसद, बिहार सरकार और राज्य सरकार और विधानमंडल इसी के अंतर्गत आता है। इसमें कुछ लोकल अथॉरिटी भी आती है और अदर कुछ अथॉरिटी भी आती है। जैसे कि बात करें तो सरकार के संसाधन हो गए, सरकार को कार्य विधि के चलाने वाले संचालन तकनीकी हो गया। उसके बाद जो होगा सभी राष्ट्रीय बैंक हो गया, CSIR, ICAR, IFC, ONGC, IIA, जितने सारे NTPC, जितने सारे संस्थाएं हैं, लोग अथॉरिटी है, ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे कि न्याय जो पालिका है, न्यायपालिका राज्य के अंतर्गत नहीं आती है। इसको आप ध्यान में रखेंगे कि न्यायपालिका राज्य के अंतर्गत नहीं आती है। इसको ध्यान में रखना है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 13 में क्या किया है? धीराया है। क्या किया है? धीरा दिया है राज्य को कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध हो। यानी मौलिक अधिकार के विरुद्ध राज्य कोई नहीं कानून बनाएगा, यानी जिससे मौलिक अधिकार का हनन हो। ठीक है, इसी को बोलते हैं अल्पीकरण। यानी मौलिक अधिकार को छोटा आप नहीं कर सकते हैं किसी भी परिस्थिति में। ठीक है, इसी को अल्पीकरण बोलते हैं, जो अनुच्छेद 13 में बताया गया है। अगर आप UPSC के प्रोस्पेक्टस से पढ़ते तो इसमें अनुच्छेद 13(1) है, अनुच्छेद 13(2) है, अनुच्छेद 13(3) है, 13(4) है। सारे चीज़ों को बताया जाता। ठीक है, लेकिन आपको इतना ही से ही आप इस एग्जाम में काम चला जाएगा। आपको BPSC वाला बैच पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि कहाँ से कैसे है। फिलहाल में देखिए समानता का अधिकार क्या है? समानता का अधिकार तो आपको बता दिए कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। इसको ध्यान रखेंगे। कहाँ? 14 से 18 में। तो देख लेंगे कि अनुच्छेद 14 में क्या है। तो अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। क्या है? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 54 कहता है, 14 कहता है कि विधि के समक्ष कौन है? सब समान है। इसमें दो तरह की बात किया गया है। विधि के समक्ष समानता, समक्ष
समानता और विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, और ये दोनों के दोनों चीजें अलग हैं। समक्ष समानता का बात करें तो ये जो है ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन समान संरक्षण का बात करें तो ये जो है अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और विधि के समक्ष समानता जो है एक प्रकार का निगेटिव इफेक्ट है। क्या है? निगेटिव इफेक्ट है, निगेटिव। और ये वाला जो है पॉजिटिव इफेक्ट है, तो इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद बात करें तो अनुच्छेद 15 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें बोलता है कि आप किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म के आधार पर उससे सरकारी संस्थान में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किसके आधार पर? जाति हो गया, धर्म हो गया, लिंग हो गया, इसके स्थान पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इसको याद रखना है। ठीक है, लेकिन इसमें जो कहा गया है अनुच्छेद 15(2) में कहा गया है कि राज्य और व्यक्ति किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसे किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन अगर दुकान हो, सार्वजनिक भोजनालय हो, सार्वजनिक होटल हो, मनोरंजन स्थान हो, इसमें भी भेदभाव नहीं करेगा, या कोई सार्वजनिक जगह हो। लेकिन अगर किसी का प्राइवेट जगह हो, प्राइवेट जगह हो, तो प्राइवेट जगह में भेदभाव कर सकता है। आप वहां पर नहीं कहेंगे कि मेरा मूल अधिकार है कि हम यहाँ पर रहेंगे, भेदभाव आप नहीं कर सकते, वहां पर नहीं। केवल और केवल सरकारी संस्थानों में आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यहाँ इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है। अपवाद क्या है? कि भेदभाव किया जाता है, जैसे कि छोटे बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ क्या करता है? विशेष प्रावधान सरकार निकालती है। क्या करती है? विशेष प्रावधान निकालती है कि उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। यानी अगर उसका जगह अच्छा नहीं हो, उसका पहुंच अच्छा नहीं हो, तो उसकी स्थिति को सुधार करने के लिए उसको थोड़ा सा प्रमोट कर दिया जाता है। जैसे कि 93वां संविधान संशोधन 2005 में 93वां संविधान संशोधन 2005 में अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया। क्या किया गया? 15(5) जोड़ा गया। उसमें बोला गया कि उच्च शैक्षणिक जो संस्थान होते हैं, जैसे IIT हो गया, IIMs हो गया, ये सब बड़े बड़े जो संस्थान है, एम्स हो गया, उसमें क्या होता है? SC ST को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। किसके लिए? SC ST के लिए। उसी तरह से एक इम्पोर्टेंट है 103वां संविधान जो संशोधन है, इसके माध्यम से आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग यानी EWS को 10% आरक्षण दिया गया। ये क्या है? इसका अपवाद है। जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर इसके थोड़ा सा अपवाद है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद नंबर 16। अनुच्छेद 16 कह रहा है लोक नियोजन में पिछड़े वर्ग का आरक्षण। लोक नियोजन से कहने का मतलब है राज्य के अधीन किसी रोजगार में अवसर की समानता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अवसर की समानता होनी चाहिए, चाहे वो नियुक्ति हो या नियोजन हो। नियुक्ति और नियोजन में आप किसी के साथ मूलवंश हो गया, लिंग हो गया, धर्म हो गया, जन्म स्थान हो गया, जाति, उद्भव एवं निवास स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं उसके साथ। ये आपका अनुच्छेद 16 कहता है। समझ में आ रहा है? 16 कहता है। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है, जिसमें अनुच्छेद 16(4) जो कहता है पिछड़े वर्ग का लोगों के लिए। किसके लिए? पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए क्या करता है? भेदभाव कर सकता है। इसमें आप भेदभाव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जिनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त मात्रा में नहीं है, उसके लिए अनुच्छेद 340 करता है। किसके लिए? अनुच्छेद 340 के तहत क्या करता है? राष्ट्रपति अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति पिछड़ा जाति के बारे में पहचान करके पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करता है। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करता है और इसके थ्रू काका कलेकर समिति का गठन किया गया 1953 में। कहाँ किया गया? 1953 में
1953 में कालेकर समिति का गठन किया गया, लेकिन इसके लिए कोई संज्ञान नहीं हुआ। इसी सिलसिले में बीपी मंडल आयोग का गठन किया गया 1979 में गठन किया गया। 1980 में अपना रिपोर्ट दिया और इसके रिपोर्ट को उसी तरह रख दिया गया। 1979 के चीज़ों को 1990 में लागू किया गया। 11 वर्षों के बाद में बीपी मंडल की सरकार थी और बीपी मंडल आयोग था और बीपी मंडल की सरकार में इसको लागू किया गया, जिसमें ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया। ओबीसी को कितना दिया गया? 27% आरक्षण दिया गया। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी के तहत सरकार ने कुछ और कदम उठाते हैं, जैसे क्रीमीलेयर, नॉन क्रीमीलेयर, इस सब पर ध्यान दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा मेंस के लिए चला जाता है, तो मेंस के लिए आपको पढ़ाया नहीं जा रहा है, पीटी के लिए पढ़ाया जा रहा है। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता के बारे में बात करता है, यानी छुआछूत एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी के रूप में अनुच्छेद 17 कार्य करता है। यानी छुआछूत का अंत करना है किस अनुच्छेद 17 में, यानी किसी तरह के छुआछूत आप नहीं कर सकते हैं, नहीं तो ये क्या है? अपराध है। और ये प्रावधान किया गया है कि छुआछूत क्या है? मना है। छुआछूत मना है और छुआछूत करने पर दंड का भी प्रावधान है। छुआछूत करने पर दंड का प्रावधान है, यह अनुच्छेद 17 में दिया गया है। यह अनुच्छेद 17 जो है SC/ST जो हो गया, SC/ST को इस सब को थोड़ा आगे बढ़ने में मदद किया है। यानी जो निचले तबके के लोग हैं उसको समाज में दबा कर रखा जाता था, उससे अच्छी तरीके से बर्ताव नहीं किया जाता था, उसके परछाई से भी लोग नफरत करते थे, जिसको इस अनुच्छेद ने उनको आगे बढ़ने का मौका दिया है। और ये अनुच्छेद क्या किया है? और सभी जाति के लोगों को जो जनरल हो गया या ST/ST हो गया, जिस कुर्सी पर ये जनरल वाला बैठते हैं उसी कुर्सी पर SC/ST वाले बैठते हैं। ये अनुच्छेद 17 का कमाल है। किसका कमाल है? अनुच्छेद 17 का कमाल है। इसी का यूज करके ये लोग यहाँ तक बढ़ रहे हैं। अगर ये अनुच्छेद नहीं बनाया होता तो निचले तबके के लोग अभी नीचे ही रहते और बड़े लोग आगे बढ़ते हुए चले जाते। इसी के लिए आया था SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम। SC/ST जो अधिनियम आया था 1989 में। कहाँ आया था? 1989 में। इसके तहत जो होता है, इसके साथ अगर छुआछूत किया जाता है तो इसके तहत अपराध के थ्रू केस कर सकते हैं, ठीक है, मतलब FIR आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी के वजह से कोई SC/ST से मुंह नहीं लगाता है। क्यों? SC/ST से उलझबे नहीं करेगा, क्योंकि वो SC/ST के तहत आपको ले जाएगा। SC/ST के चक्कर में पड़े तो आपको बहुत बढ़िया से एकदम आपको बढ़िया से मरम्मत हो जाएगा, मतलब जो विधि बनाना चाहिए वो पूरा बन जाएगा। इसलिए आप SC/ST से देखते होंगे कि SC/ST जो होगा ना उससे कोई झगड़ा झंझट नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि हमको SC/ST एक्ट में हमको फंसा देगा। तो ये थोड़ा अच्छा है समाज के लिए, ताकि उससे लोग डर के रहते हैं। लेकिन कहीं कहीं इसका मिसयूज भी हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 18 की बात करें तो उपाधियों का अंत क्या है? अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। मतलब देखते होंगे कि कोई लोग बहुत सारे चीज़ों उपाधि रखते हैं। आज़ादी से पहले क्या था कि लोग राय बहादुर, राय, ये सब क्या करते थे? उपाधि रख लेते थे, जिससे क्या होता था? दिक्कत होता था। अभी भी लोग रखते थे, लेकिन अब हटा दिया गया है। लिखेंगे वीर बहादुर, राजा, नाइटहुड, लॉर्ड, सर, ये सब उपाधि जो है इसको हटा दिया गया है। लेकिन अगर कोई शैक्षणिक उपाधि है, जैसे डॉक्टर, क्या है? डॉक्टर या डॉक्टर, ये दोनों डॉक्टर में अंतर है। कैपिटल में जो डॉक्टर लिखा जाता है इसका मतलब अलग है, ये छोटका जो लिखा गया है इसका मतलब अलग है, ठीक है। ये जो कैपिटल में डॉक्टर लिखा जाता है, जो PhD करते हैं, कौन करते हैं? PhD जो करते हैं उसके नाम के पहले डॉक्टर लगता है, तो ये अपना उपाधि रख सकते हैं। जो डॉक्टरी पढ़ाई करते हैं उसके नाम के पहले ये डॉक्टर लगता है, तो ध्यान देंगे। अगर बड़का R लिखा हुआ हो तो पढ़ा लिखा आदमी का डॉक्टर है, और जो छोटका R लिखा हो ओ
जो साइंस से पढ़ा हो, मेडिकल का तैयारी किया हो, डॉक्टरी किया हो, उसके लिए ये वाला आर लगता है। ये तो बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखों को नहीं पता रहता है, डी आर लिखेंगे, उसको पता नहीं है कि इसका मतलब होता क्या है। तो आप पढ़ लिख रहे हैं तो इसका मतलब आप समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 इसमें ना बहुत सारा अधिकार दिया गया है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो आप लंबा वीडियो देख करके छोड़ के नहीं भागना है। अगर आप एक बार दिल थाम के पूरे अच्छे से इस वीडियो को देख लेते हैं तो दोबारा आपको मूल अधिकार पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा और आपको एकदम दिमाग में छप जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स है। आपको विजुअलाइज भी किया जा रहा है छोटे छोटे तरीकों में, ताकि आपको दिमाग में जाके सेट हो जाए, ठीक है। तो आपको छोड़कर नहीं जाना है, इसको एक बार दिल से पढ़ लीजिए, जिंदगी भर एकदम मजा मारते रहिए, ठीक है। अनुच्छेद 19 जो है आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करता है। उसके बाद अभिव्यक्ति की आज़ादी है, झंडा फहरा सकते हैं, बिना हथियार के सभा कर सकते हैं, चारों ओर घूमने की आज़ादी है, बसने की आज़ादी है, व्यवसाय की आज़ादी है। मतलब अभिव्यक्ति, भाषण एवं अभिव्यक्ति का अधिकार है, यानी आप भाषण कर सकते हैं, अभिव्यक्ति अपना विचार प्रकट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे भी कारण है। आप भाषण कर रहे हैं, ठीक है, झंडा फहरा रहे हैं, ठीक है, बिना हथियार के सभा कर रहे हैं, ये भी ठीक है, चारों ओर घूम रहे हैं, ये भी ठीक है, घूमते घूमते अगर आपको जगह पसंद आ गया, वहाँ पर रहने का मन कर दिया, ये भी ठीक है, रहने लगे तो आप बिजनेस कर दिए, ये भी ठीक है। लेकिन आपको SIP का ध्यान रखना है। क्या करना है? SIP, ये फार्मूला है, इसको ध्यान में रख के सभी काम करना है। यानी संविधान आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, तो आप इस स्वतंत्रता के अधिकार के सीमा के अंदर ही रहकर आप कर सकते हैं, इसके बाहर आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको अधिकार दिया गया है तो आप कुछ करेंगे। जैसे आपको अधिकार दिया गया भाषण करिए, तो भाषण के मतलब ये नहीं होगा कि आप भाषण करते समय किसी को गरिया देंगे, गाली देंगे, या राष्ट्रपति हो उसको गाली देने लगे, अपने देश विरोधी भाषण करने लगे, देश विरोधी बात बोलने लगे, एकता और अखंडता को तोड़ने के बात करने लगे, देश के विभाजन का बात करने लगे, तो आप ऐसा कतई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता दिया गया है SIP का ध्यान रखना है, संप्रभुता, इंटेग्रिटी और पब्लिक व्यवस्था, ठीक है। यानी संप्रभुता को ध्यान रखना है, अखंडता को ध्यान रखना है, और पब्लिक यानी लोक व्यवस्था, इस सारे चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आप भाषण कर सकते हैं, या इसमें से किसी भी स्वतंत्रता का यूज कर सकते हैं। अगर इसके SIP के विरुद्ध जाते हैं तो पुलिस आप पर कार्रवाई करेगी और 4 डंडा लगाएगी और अंदर लेकर जाएगी, तो आप ध्यान में रखेंगे। यानी भाषण कर रहे हैं तो भाषण एकता और अखंडता के बारे में ही भाषण करेंगे, अच्छी चीज़ों का भाषण करेंगे, देश विरोधी बात नहीं करेंगे। झंडा फहराना है तो फहराइए, लेकिन झंडा का जो नियम कानून है उसके तहत फहराना है, ना कि झंडा के उल्टा सुल्टा कोई हो। झंडा में अगर कोई झंडा फहराते समय परेड में खड़ा है, उसको राष्ट्रगान गाना है तो एकदम तरीके से गाइए, जिसको नहीं गाना है उसको चुप रहने का भी अधिकार है। अगर कोई झंडा फहरा रहा है और झंडा के समय वो राष्ट्रगान नहीं गा रहा है, तो आप उसके जाके उंगली नहीं कर सकते कि तुम क्यों नहीं गा रहा है। उसका मर्जी है, वो गाएगा, उसका मर्जी है नहीं गाएगा, वो चुपचाप रहेगा। यानी मौन रहने का भी अधिकार संविधान ने दिया है, इसको ध्यान में रखेंगे। बिना हथियार के सभा कर सकते हैं, यानी अगर कहीं पे आप संगठन बना रहे हैं, सभा बना रहे हैं, मंच बनाए हैं, भाषण कर रहे हैं, ये नहीं कि आप बम ले आए, बारूद ले आए, गोला ले आए, बहुत बड़ा बड़ा हथियार लेकर के आए, आप भाषण किए, 4-5 आदमी को बॉडीगार्ड लेकर के आए और 10-12 को दबदिया के भाषण करने लगे। ऐसा आपको सभा करने की जरूरत नहीं है, जिससे आपको एकता पर फर्क पड़ेगा, पब्लिक व्यवस्था खराब हो जाएगी, जिसके तहत पुलिस आपको रेल लेगी, ठीक है। उसके बाद ये सब भाषण उषण करने के बाद आपको मन किया घूमने का, घूमते घूमते घूमने लगिए। भारत के अंदर आप कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी लिमिटेशन है कि घूमते घूमते किसी के घर में नहीं चले जाइए, किसी के घर में जाके झांकने नहीं लगी। आपको घूमना है, SIP को ध्यान रख के घूमना है, किसी किसी क्षेत्र में घूमना आपको मना है।
जैसे कुछ जनजातीय क्षेत्र हो गया, एसी एसटी क्षेत्र हो गया, वहाँ पर आप घूम नहीं सकते हैं, वहाँ उसके विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। तो इसको पालन करके रखना है, ठीक है। बसने की आज़ादी है, कोई जगह पसंद आया आप वहाँ पर जगह खरीदिए, पैसा है तो बसिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो जनजातीय क्षेत्र है, एसी एसटी के क्षेत्र है, कुछ जो क्षेत्र है जिसको वर्जित क्षेत्र है, उसके अंतर्गत आप जाकर के नहीं बस सकते हैं, व्यवसाय भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वैसे क्षेत्रों में। तो आई होप इतना तक आप समझ में आ गया होगा, इतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यानी आप भाषण कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, घूम सकते हैं, रह सकते हैं, व्यवसाय भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एसआईपी को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें करेंगे। इसको ध्यान से अगर हटाएं तब तो दिक्कत है, क्या है, तब दिक्कत होने वाली है। उसके बाद अनुच्छेद 20 की बात करें, किसका बात करें, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 कहता है कि एक गलती की एक सजा, एक गलती की एक सजा, और सजा उस समय के कानून के अनुसार, और सजा के बाद कैदी का संरक्षण। यानी अगर कोई गलती किया है, तो जैसे कोई मर्डर किया, तो एक आदमी का मर्डर किया तो उसको एक सजा मिलेगा, ये नहीं कि कोई दूसरा भी मर्डर करेगा तो उसी को फिर से सजा दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं। एक गलती किया एक सजा, और सजा उस समय जिस समय मर्डर किया होगा उस समय के कानून के अनुसार मिलेगा, न कि अभी के कानून के अनुसार मिलेगा। और सजा के बाद सजा हो रहा है तो कैदी को संरक्षण भी देना है। ये नहीं कि अगर उसको सजा मिल गया है तो उसको एकदम जेल में बंद करके मारिए पीटिए सताइए, ऐसा कोई कार्य उसके साथ नहीं करना है। यानी ये क्या करता है, दोहरे दंड से संरक्षण भी देता है। और दोहरे दंड से संरक्षण अनुच्छेद 20(2) इसमें अच्छी तरीके से बोला गया है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी, यानी दोहरे दंड से सुरक्षा। यानी किसी व्यक्ति को किसी एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दिया जा सकता है। और इसमें ये भी बात कहा गया है, एक 20 अनुच्छेद 20 के 3 समझ लीजिए, इसमें कहा गया है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। यानी किसी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते, वो गवाही दे सकता है, ठीक है। तो ऐसे बात करना है। इसमें क्या होता है कि कोई अपराधी को पकड़ के ले जाएगा पुलिस, ठीक है, अब उसको पकड़ के बड़ी ज़बरदस्त पीटता है कि तू नाम बताओ, फलना बताओ, चिलना बताओ। तो क्या करना, अपराधी लोग भी बेवकूफ होते हैं, क्या करते हैं, जो तेज रहते हैं अपराधी वो क्या करते हैं, पिटाते नहीं हैं। वो बोलेगा तू सजा काम मर्डर किया है, तो कहेगा हाँ किए हैं, वहीं पे बोलता कि नहीं किए हैं तो उसको ज़बरदस्त थुराई करता है। क्या करो कि अगर बाई द वे कहीं पकड़ा जाते हो तो जो पुलिस पूछता है उस पर हाँ करते जाओ, नहीं करना है, उसको हाँ करो। अगले दिन वो कोर्ट में पेशी करेगा तो उसको क्या करना है कि जज के सामने बोल देना है कि पुलिसवा जो है ज़बरदस्ती से हमको इस पर साइन कराया है, बहुत मारा पीटा है और हमको ये लिखवा लिया है। क्यों? क्योंकि जो पुलिस जो पेपर पर साइन कराती है उससे आप अपराधी नहीं होते हैं। जब तक आपको कोर्ट अपराधी घोषित नहीं करेगा आप अपराधी नहीं होंगे। तो बाई द वे अगर ऐसा आपके साथ होता है तो पिटाने से बचने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, पुलिस एक डंडा भी नहीं लगाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 कहता है लाइफ, प्रिवेसी और स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा। अनुच्छेद क्या कहता है, लाइफ, प्रिवेसी यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण देता है अनुच्छेद 21। यानी किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा वो लाइफ प्रिवेसी के लिए सक्षम है। इसी अनुच्छेद में बोला गया है कि अगर इस लाइफ प्रिवेसी में बोला गया है कि किसी मनपसंद लड़के से या लड़की से वो शादी कर सकता है। किसी व्यक्ति को उस अधिकार दिया गया है कि वो अपने मनपसंद व्यक्ति से शादी कर सकता है, उसके लिए कोई रोक छेक नहीं है, यह अनुच्छेद 21 कहता है। इसमें यह भी कहा गया है, मान लीजिए कोई पति पत्नी दंपति है, ठीक है, ये मान लीजिए गर्ल है, ये बॉय है, यानी हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। अगर ये गर्ल अगर ये चाहती है किसी अनदर पर्सन के साथ बात वगैरह करे, इसके मोबाइल है तो इस मोबाइल में जो प्रिवेसी लगा है तो आपके इसके हस्बैंड को इसका अधिकार नहीं है कि इसके मोबाइल को छू सके, जांच सके, क्या करे, जांच सके। क्यों? क्योंकि वो लाइफ प्रिवेसी का सवाल है। क्या है? प्रिवेसी का सवाल है, उसका प्रिवेसी का हनन है।
तो आप ध्यान रखेंगे आप उसका जांच पड़ताल नहीं कर सकते हैं, वो उसका स्वतंत्रता का अधिकार है, लाइफ प्राइवेसी का अधिकार है। इसी के तहत क्या होता है, इसी के तहत जो है कोई व्यक्ति कहीं पे कैसन भी कपड़ा पहन के घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। फेसबुक पर भी एक ट्रोल कर रही है एक लड़की, जो वो भी कुछो पहन के चलाती है, कुछ घास फास कुछो पहन के चलाती है, यानी किसका यूज कर रही है, अनुच्छेद 21 का यूज कर रही है, यानी वो यूज क्या कर रही है, वो मिस यूज कर रही है, ठीक है उसका। लेकिन इसको आप ध्यान में रखना है, इसको कायदे से इसका यूज करना है। अगर संविधान ने अधिकार दिया है तो उस अधिकार को अच्छे तरीके से पालन करना है। उसके बाद स्वास्थ्य का भी अधिकार है, क्या है, स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखता है। इसी के थ्रू संविधान क्या करता है, स्वास्थ्य के लिए आपको जगह जगह पर सरकारी कैंप लगाती है, सरकारी जो अस्पताल है उसमें दवा का व्यवस्था करती है, आपको ध्यान में रखने के लिए, ठीक है। अनुच्छेद 21 में क्या कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चा है उसको निःशुल्क शिक्षा देना भी सरकार जो है निःशुल्क शिक्षा दे सकता है, यह भी उसका मूल अधिकार है। क्या है, यह भी उसका मूल अधिकार है और इस सरकार इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सुविधा प्रदान कर रही है। तो 6 से 14 वर्ष के जितने सारे बच्चे उसको फ्री में पढ़ाई हो रहा है, क्या है, उसका मूल अधिकार है। अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने जा रहा है और कोई मास्टर उसको नहीं पढ़ा रहा है कि तुमको हम नहीं पढ़ाएंगे, तो उसके खिलाफ आप RTI लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपका मूल अधिकार का हनन कर रहा है, क्योंकि शिक्षा आपका क्या है, मूल अधिकार है, और मूल अधिकार का हनन करना न्याय में वाद योग्य है। और इसके थ्रू इसके लिए आप कहाँ, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अनुच्छेद जो 22 है, गिरफ्तारी से संरक्षण बताता है। क्या करता है, गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में अनुच्छेद 22 बताता है कि आपको कोई व्यक्ति अगर गिरफ्तार कर लेता है तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। यानी कोई अगर गिरफ्तार करता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। तो इसमें जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्यूनिटिव यानी दंडात्मक, एक होता है प्रिवेंटिव यानी निवारक। दंडात्मक जो होता है वह अपराध के बाद की सजा होता है। क्या होता है, अपराध किया इसके बाद की सजा क्या होती है, प्यूनिटिव होती है। और अपराध के पहले के ही सजा जो होती है उसको निवारक यानी प्रिवेंटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव बोलते हैं, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति को अगर कोई पुलिस वाला गिरफ्तार करने आता है तो उसको क्या करना होगा, गिरफ्तार करने का कारण बताना होगा। क्या है, सबसे पहले कारण बताओ कि किस वारंट पर, सबसे पहले आएगी पुलिस तो आपको वारंट दिखाएगी, एक पर्चा दिखाएगी कि हम इसके थ्रू आपको वारंट पर आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। जब गिरफ्तार कर लिया तो उसको वकील रहने का भी अधिकार देता है कि वो वकील को रख सकता है। उसके बाद तीसरी बात यह है कि गिरफ्तार के 24 घंटे के अंदर वह नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट को बोलते हैं दंडाधिकारी, के सामने पेश करना है। क्या करना है, पेश करना है। यह क्या है, गिरफ्तारी के नियम है। इसमें भी कुछ निवारक निरोध नियम है कि गिरफ्तारी का कारण अगर नहीं बताए, प्रिवेंटिव नहीं बताए और 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया तो क्यों किया, तो वो जो होता है, अगर आपको पुलिस निवारक निरोध के तहत आपको अरेस्ट करती है तो ना आपको कारण बताएगी और ना आपको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएगी, सीधा आपको नजरबंद करेगी। और इसके तहत आपको 3 महीने से अधिक तक नजरबंद करके रख सकती है। कितने महीने तक, 3 महीने, और 3 महीने से अधिक तक भी आपको नजरबंद करके रख सकती है। अगर इसको बढ़ाना होगा तो न्यायिक हिस्सों की सलाहकारी बोर्ड की बैठक होगी तो 3 महीनों से अधिक की अनुमति देता है, इसके तहत उसको बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए कई गो एक्ट आया, जैसे मीसा एक्ट आया 1971 में, टाडा एक्ट आया 1986 में, उसके बाद पोटा आया 2002 में, NSA आया 1980 में। NSA के थ्रू ही मनीष कश्यप को जेल में डाला गया है, NSA लगा करके, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो अनुच्छेद 23 करता है कि आप बलात्कार या बेगारी नहीं करा सकते हैं।
पहले के ज़माने में जो था कि बलात्सरम जबरदस्ती उससे गरीब लोगों से काम करवाया जाता था, और काम तो करवाया ही जाता था, उसके बदले पैसा भी नहीं दिया जाता था। उसको बेगारी बोलते हैं, जिससे उसकी हालत और दिन पर दिन दयनीय होती जाती थी। यह जो होता है बड़े बड़े जो कास्ट होते थे यह काम करते थे, ज़बरदस्ती उससे काम करवाते थे, पैसा भी नहीं देते थे। तो इसी को देखते हुए अनुच्छेद 23 में ही उसको शोषण के विरोध के अधिकार के अंतर्गत मूल अधिकार में डाल दिया, ताकि इसका कोई हनन ना कर सके। जिसका फायदा ये हुआ कि अभी भारत में पूरी तरीके से मतलब 99% जो है बलात्सरम और बेगारी खत्म हो चुका है। कुछ जो पुराने ज़माने के लोग हैं वो ज़बरदस्ती जाके मालिक जी हजूर मालिक मालिक चिल्लाते रहते हैं और उसका एक दो काम कर देते हैं, ताकि पुराने लोगों का आदत है तो वो धीरे धीरे सुधर जाएगा मालिक मालिक कहने का। बाद बाकी कोई अब मालिक नहीं कहता है, किसी को कोई रे कहता है तो उसको भी वो रे कहता है, बउआ कहता है तो बउए कहता है। इस तरीके से अब अनुच्छेद 23 का जो यूज हुआ तो इस तरीके से शोषण के विरोध अधिकार से छुटकारा मिला और समाज के निचले तबके के लोग आगे बढ़ने में उनको मदद मिल पाया। उसके बाद देखिए 24 अनुच्छेद 24 जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जाता है। होता क्या है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चा कब जाता है कंपनी में, जब उसके घर का दयनीय स्थिति बहुत ही कमज़ोर होती है, यानी स्थिति बहुत ही कमज़ोर होती है, उसके घर में कोई काम दाम करने वाला नहीं होता है, तो उस बच्चा क्या करता है काम करने कहीं होटल में चले जाते हैं तो कहीं कारखाना में चले जाते हैं, या कोई ज़बरदस्ती भी उसको उठा करके मान लीजिए किसी का कर्जा लिया है तो पैसा नहीं चुका पाया तो ज़बरदस्ती उसके बचवे को ही उठा कर ले जाता है, होटल में काम करवाता है। इसका मतलब है कि अगर वो बच्चा पढ़ने वाला होता है तो वो पढ़ नहीं पाता है। हो सके वो बच्चा पढ़ करके इंजीनियर, बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, वो अपने घर की स्थिति को सुधार सके, लेकिन उसके अधिकार को जो है दबा दिया गया, उसके अधिकार को दबा दिया गया, कुचल दिया गया, उसको निखरने नहीं दिया गया। इसके लिए सरकार ने ध्यान दिया कि 6 से 14 वर्ष तक देख रहे हैं निःशुल्क शिक्षा दे रहा है। क्या कर रहा है? निःशुल्क शिक्षा दे रहा है, ताकि माता पिता भी पढ़ने से हिचके नहीं, ताकि उसको अगर पैसा नहीं है तभी जाकर वो स्कूल में पढ़ ले, और अगर कोई भी ले जा रहा है तो माता पिता उस पर रोक लगाए कि नहीं मेरा लड़का नहीं जाएगा काम करने, खतरनाक काम करने। तो देखते होंगे कि कंपनी में 14 वर्ष से कम का बच्चा काम नहीं करता है, ठीक है ना। 14 वर्ष से ऊपर 18 वर्ष की कंपनी खोज रहा है, उससे कम का नहीं ले रहा है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये सब क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। नेक्स्ट देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 में बोला गया है कि अंतःकरण कर सकते हैं। यह क्या है? व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है। अंतःकरण का मतलब है कि अगर कोई चाहता है कि हमें, अगर कोई मान लीजिए हिंदू व्यक्ति है, हिंदू धर्म को मानता है, अगर वो चाहता है कि सिख धर्म उसको अच्छा लगता है तो क्या करेगा? वो सिख धर्म में परिवर्तित नहीं होगा। वो क्या करेगा? मन ही मन सिख धर्म को मानेगा, सिख धर्म से आस्था में जुड़ेगा, सिख धर्म का सम्मान करेगा, उसका विरोध नहीं करेगा, और ना ही हिंदू धर्म का वो विरोध करेगा। तो इसको बोलते हैं अंतःकरण। मान लीजिए कोई मुस्लिम है, उसको हिंदू धर्म, हिंदू का पर्व वगैरह अच्छा लग रहा हो तो मन ही मन वो अपने आस्था में मन में रखेगा कि ये अच्छा है, ये चीज़ें अच्छी है, ना कि उसका विरोध करेगा। ये क्या है? अंतःकरण है। क्या है? अंतःकरण है। ना कि क्या करें, भारत में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक मंदिर है, यहाँ पर एक मस्जिद है, तो क्या हो रहा है कि कोई मान लीजिए कोई यहाँ से हिंदू निकला, ये मस्जिदवा कोई से जा रहा है यहीं पे पेशाब कर देगा, या कोई पंडित जी आएगा यहीं पे पेशाब कर देगा। तो ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? ऐसा नहीं करना है कि मस्जिद है तो मुस्लिमों का धार्मिक आस्था है, मुस्लिम मंदिर है तो हिंदू की धार्मिक आस्था है, यानी किसी धार्मिक आस्था का आप विरोध नहीं कर सकते हैं, मन ही मन उसको अंतःकरण कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो अपने मन में दबा के रखिए कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है, ना कि आके कुछ कर दीजिएगा। क्या करता है कि राजनीतिक लोग, पहले देखते होंगे इतिहास में पढ़ेंगे कि यहाँ पे किसी मंदिर में गौ का मांस बिकवा देगा और मस्जिद में सुअर का मांस बिकवा देगा, और इससे क्या होता है कि हिंदू मुस्लिम में राइट हो जाता है, काटा काटी हो जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये सब सारी चीज़ों को किया गया कि आप विरोध नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या है? 26 में सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, यानी सामूहिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता, स्वतंत्र होने का अधिकार है। इसके कहने का मतलब है, मान लीजिए अगर सामूहिक रूप से, मान लीजिए मुस्लिम है कोई,
और उसका नमाज अदा करना है, ईद का नमाज होता है, तो कहीं कहीं पे इतना भीड़ हो जाता है कि लोग रोड पर भी नमाज अदा करने चले जाते हैं, रोड पर भी करने लगते हैं। तो धार्मिक थोड़ा आस्था है। या हिंदू का ही कोई पर्व है तो पंडाल वगैरह रास्ते पर लगा देते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे ये जो है पंडाल जो है जिंदगी भर के लिए तो नहीं लगाएगा, ये क्या करता है थोड़ा देर के लिए लगा, 1 या 2 दिन के लिए लगा दिया जाता है, और यह SIP को ध्यान में रखकर लगाया जाता है, SIP को ध्यान में रखकर लगाया जाता है, ना कि रोड पर पंडाल लगा दिए और रोड को जाम कर दिए। ऐसा कभी नहीं करना है। या कोई नमाज ही पढ़ रहा है तो रोड पर जाके एकदम जाम करके दिन भर नमाज नहीं पढ़ेगा, वो थोड़ा देर नमाज हुआ, पढ़ लिया, हट लिया। ये सब क्या है? सामाजिक धार्मिक स्वतंत्रता है, जिससे सामाजिक आस्था बढ़ती है, सामूहिक रूप से धार्मिक चीज़ों में सामंजस्य स्थापित होता है, ठीक है ना। तो ऐसा इसलिए बनाया गया है। लेकिन आजकल क्या है, डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया। मान लीजिए कहीं से ताजिया निकल रहा है तो हिंदू लोग लगेंगे उसको मार काट करने, मुस्लिम लोग अगर भाषण वगैरह हो रहा है तो मुस्लिम लोग बोलेंगे कि हमारे तरफ से मूर्ति नहीं जाना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें गलत है, ये सब नेगेटिव चीज़ों को निकालना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें जो है अनपढ़ लोगों में है, पढ़े लिखे लोग इसका विरोध नहीं करते हैं, उससे उसको कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो थोड़ा सा समाज को बदलिए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 कहता है धार्मिक धर्म पर कर नहीं एकत्रित कर सकते हैं, धार्मिक धर्म पर कर नहीं ले सकते, यानी टैक्स नहीं ले सकते हैं। जैसे धार्मिक धर्म यानी मठ हो गया या मस्जिद हो गया, ठीक है, उसमें कोई लोग जब पैसा दे रहा है, डोनेशन दे रहा है, तो डोनेशन जो दे रहा है, दान दे रहा है, तो उसमें जो पैसा रखा जाएगा उस पर सरकार टैक्स नहीं लेगी, जिससे वह धार्मिक चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएगी। टैक्स लेगी तब तो दिक्कत हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसका मिसयूज लोग, कुछ बाबा लोग इसका मिसयूज करते हैं। बाबा लोग कुछ ट्रस्ट निर्माण करेंगे, फलाना ढेकना ट्रस्ट निर्माण करेंगे, उसमें लोग पैसा दान करते हैं, और उस पैसे को कुछ लोग जो है वो ट्रस्ट इसलिए बनाते हैं कि कुछ लोगों का ब्लैक मनी होता है, और ब्लैक मनी को बाबा के ट्रस्ट में जमा कर देते हैं, और बाबा से कुछ उससे टाई अप करते हैं कि बाबा आपको हम 10 करोड़ रुपया आपके फंड में डालें, तो आपको इसमें से 2 करोड़ रख देना है और हमको 8 करोड़ दे देना है। तो इससे बाबा भी खुश और वो भी खुश हो जाता है, और उसका क्या होता है, ब्लैक मनी का क्या होता है, व्हाइट मनी हो जाता है। तो इस सब चीज़ों का मिसयूज नहीं करना चाहिए। ये धार्मिक चीज़ें हैं, धार्मिक आस्था पर ही बनाकर रखना चाहिए, और धार्मिक चीज़ों पर टिप्पणी भी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। अनुच्छेद 28, सरकारी पैसा से बने संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। इसके कहने का मतलब कोई सरकारी स्कूल है या कॉलेज है, उसमें ये नहीं कि आप कलमा पढ़वाने लगे, या इसमें ये नहीं कि रामायण महाभारत ये सब सारी चीज़ों की शिक्षा देने लगे। ऐसा आप नहीं कर सकते। हाँ, कर सकते हैं, आप अपने पैसे से बनवाइए, उसमें आप उर्दू पढ़ाइए, उसमें आप संस्कृत पढ़ाइए, उसमें रामायण पढ़वाइए, उसमें कुरान पढ़वाइए, कोई दिक्कत नहीं है, अपना अलग से बनाइए। लेकिन अगर सरकारी पैसा से कर रहे हैं तो आपको कतई करना नहीं है, इसका मना किया गया है। नेक्स्ट देखिए, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में 3 अनुच्छेद है, 29, 30 और 30, 2 गो है। ये वाला तो हटा दिया गया है, संस्कृति के नहीं है, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। तो 29 में क्या है, अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा। कुछ जगहों पर क्या होता है कि अल्पसंख्यक लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई जैन धर्म का लोग होगा, और जैन धर्म से उघाड़े रहता है, तो कोई जैन धर्म का लोग सरकारी स्कूल में पढ़ने आया और वह उघाड़े आ गया, तो सब लोग देख के हंसने लगेगा कि कैसे आ गया, उघाड़े आ गया। तो उसको क्या होगा, थोड़ा सा इरिटेशन होगा, उसको ये महसूस होगा कि हमको लोग देख कर हंस रहा है, हमको पढ़ने नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही लोगों के हितों को संरक्षण देना है, और इसको संरक्षण देने के लिए क्या हुआ कि अनुच्छेद 30 बनाया गया कि अल्पसंख्यक के शिक्षा का संरक्षण, यानी अल्पसंख्यक को पढ़ने के लिए अलग से उसको व्यवस्था भी दिया गया है कि अल्पसंख्यक अपना अलग से स्कूल बनाए, उसमें अच्छा से तरीके से अपना पढ़े लिखे, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 31 जो है इसको जो है पैतृक संपत्ति का अधिकार देता है। किसका देता है, पैतृक संपत्ति के अधिकार को बताता है, ठीक है। तो संपत्ति के अधिकार को तो हटा दिया गया है, इसमें कोई संपत्ति का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर यानी BR अम्बेडकर ने कहा है। इन्होंने संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया है। क्या किया है? बताया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार में 5 चीजें कर सकती है, यानी इसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रीट निकाल सकती है। क्या कर सकती है? रीट निकाल सकती है। और यह रीट 5 प्रकार का रीट निकाल सकती है। एक तो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक है परमादेश, एक है अधिकार परीक्षा, और एक है प्रतिषेध, और एक है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण सारी चीज़ों को हम एक एक करके बता देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन एक भी चीज़ों में कन्फ्यूजन ना हो। ये क्या है? अनुच्छेद 32 बताता है। कौन सा है? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है हबियस कर्पस। क्या है? हबियस कर्पस। हबियस कर्पस, ठीक है। परमादेश का मतलब होता है मैंडेमस। इंग्लिशों में मैंडेमस लिख देता है तो इसको ध्यान में रखेंगे। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है क्यू वारंटो। क्या है? क्यू वारंटो। प्रतिषेध का मतलब होता है प्रोहिबिशन। क्या है? प्रोहिबिशन। और उत्प्रेषण का मतलब है कि उत्प्रेषण का मतलब सर्ज्यूरी। क्या है? सर्ज्यूरी। तो एक है हबियस कर्पस, एक है मंडेमस, एक है क्यू वारंटो, और एक है प्रोहिबिशन, और एक है सर्ज्यूरी। इस सारी चीज़ों को याद रखेंगे। इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण कहता है हबियस कर्पस। हबियस कर्पस का मतलब होता है ब्रिंग द बॉडी, यानी सशरीर पेश करना। इसका शाब्दिक अर्थ ये होगा कि सशरीर पेश करना का मतलब होता है कि इस रिट को पुलिस की अवैध गिरफ्तारी के बताता है कि 24 घंटे में किसी व्यक्ति को न पेश होने पर या व्यक्ति को बंदी बनाए रखने जाने पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। यानी अगर आपको कोई पुलिस अरेस्ट कर रही है और 24 घंटा के अंदर में आपको कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट के पास नहीं ले जाया तो आप हबियस कॉर्पस का आरोप उस पुलिस पर लगा सकते हैं। क्यों? ऐसा पुलिस वाले भ्रष्टाचारी करने के लिए करते हैं कि अगर इसको 24 घंटा के अंदर रखेंगे तो इसको कोई ना कोई आएगा, हमको पैसा देगा, हम यही जगह पर मामला को रफा दफा कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा करता है तो उसको करना है। ठीक है, उसके बाद मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, यानी हम आदेश देते हैं। क्या करते हैं? हम आदेश देते हैं। इसका प्रयोग करते हैं कि जो सरकारी जो या सार्वजनिक अधिकारी होते हैं अपने पद के खिलाफ काम करते हैं तब इसके लिए जारी किया जाता है। लेकिन याद रखेंगे कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध यह नहीं लगाया सकता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा जो होती है इसका मतलब होता है कोवेरेंटो। कोवेरेंटो मतलब क्या था? व्हाट अथॉरिटी, मतलब किस अधिकार से। यह जो है सरकारी और प्राइवेट सार्वजनिक दोनों चीज़ों पर लागू होती है। यानी इस याचिका का प्रयोग किसी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति की वैधानिकता की जांच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं फॉल्स पुलिस के वर्दी में सड़क पर खड़ा हो जाएंगे और चालान काटने लगेंगे, झूठ मूठ के चालान काटेंगे, बोलेंगे लाइसेंस दिखाओ, जूता नहीं है, हेलमेट नहीं है, करने लगेंगे। अगर ट्रेन में जाते हैं तो पुलिस वाला ही टिकट चेक करने लगता है। तो अगर इस तरीके का हरकत अगर होता है तो आप उसको कोवेरेंटो के थ्रू आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, यह जो है किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ या जजों के खिलाफ नहीं लगता है, इस पर ध्यान देंगे। और दूगो जो बचता है प्रतिषेध और उत्प्रेषण, यह क्या है? न्यायिक रीट है। प्रतिषेध का मतलब होता है टू स्टॉप, या मतलब रोक दो। क्या होता है? रोक दो। टू स्टॉप मतलब रोक दो। प्रतिषेध यानी कोई उच्च न्यायालय यानी ऊपर का न्यायालय निचले के न्यायालय के विरुद्ध जारी करता है, इसका अर्थ होता है रोक देना। लेकिन वहीं पे उत्प्रेषण का अर्थ होता है स्टॉप एंड सेंड टू मी। क्या है? स्टॉप एंड सेंड टू मी। स्टॉप करो और मेरे पास भेज दो। ये सारी चीजें में अंतर है। ऊपर वाला रोक दिया और नीचे में लगाया तो कहा कि तुम रोको और मेरे पास भेजो, हम समझ लेंगे।
ठीक है। तो यानी अगर निचले कोर्ट वाला कोई जो है न्यायाधीश जो होता है उसको अगर अच्छे से डिसीजन नहीं दे रहा होता है तो उस ऊपर वाले ऊपरी न्यायालय बोलता है कि तुम रोक दो और मेरे पास भेज दो। तो ये सारी चीज़ें थी रीट के बारे में। तो आई होप रीट के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कुछ समझ लीजिए अनुच्छेद 33 जो होता है संसद को अधिकार है, क्या है, संसद को अधिकार है कि सैन्य बल जो हो गया आर्मी वगैरह है उसको मूल अधिकार को कम कर सकता है, ठीक है। अगर उसको मूल अधिकार दिया था तो वो लड़ने ही नहीं जाएगा, मतलब वो अपने मीडिया वाला भी वो अपना नहीं काम कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्रों में थोड़ा सा लिमिटेशन लगाया गया है। उसके बाद 34 और 35 उतना आपके एग्जाम के लायक नहीं है, उसको हम छोड़ रहे हैं, सीधा आपको क्वेश्चन की तरफ ले चल रहे हैं। अब क्वेश्चन में आप कमेंट में जवाब देते जाएंगे। आई होप आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं रहा होगा, तब आप क्वेश्चन का जवाब देते जाइए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार प्रदान किए गया है। तो मौलिक अधिकार जो प्रदान किया गया है भाग 3, भाग पूछे तो भाग 3, लेकिन अनुच्छेद पूछे तो 12 से 35, क्या है 12 से 35 के बीच। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। हमने क्या बताया, सारा का सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को एकदम हल्का में नहीं लेंगे, सारा का सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब ध्यान से आप क्वेश्चन को ट्राई करते रहें। तो समता का अधिकार हमने फर्स्ट स्लाइड में ही बताया कि समता का अधिकार 14 से 18 के बीच में है। किसमें है, 14 से 18 के बीच में है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधायी सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, विधायी सत्ता पर पूरा का पूरा कंट्रोल करता है। तो अनुच्छेद जो 14 है वो पूरे के पूरे कंट्रोल करने का कार्य करता है सत्ता के नियंत्रण में। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण, तो क्या बताया, अनुच्छेद जो है 14, क्या है, अनुच्छेद 14 है विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समानता। ये सारी की सारी बात कौन करती है, तो अनुच्छेद 14 करती है। कौन करती है, अनुच्छेद 14। यही बात करें 12 की, तो 12 क्या करता है, स्टेट की परिभाषा देता है। 12 क्या करता है, स्टेट की परिभाषा देता है, स्टेट की परिभाषा को देता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 15 की तो बात करें तो अनुच्छेद जो 15 है, यह 15 जो है किसी राज्य में जाति धर्म लिंग स्थान के स्थान पर अब मूल जाति हो गया, धर्म हो गया, लिंग हो गया, मूल वंश हो गया, इस सब के स्थान पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण है, तो समान संरक्षण की बात करें तो अनुच्छेद 14 होगा, अनुच्छेद 14, यहाँ पर 14 बना लेंगे, अनुच्छेद 14 ए नंबर ऑप्शन होगा। संविधान के किस प्रावधान के द्वारा अस्पृश्यता यानी छुआछूत, क्या है, छुआछूत यानी एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी 14 में तो विधि का समान संरक्षण है, 15 में तो है जन्म स्थान जाति लिंग स्थान पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, 17 जो है आपका अनटचेबिलिटी को बताता है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन है। स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, 19 से 22 है, क्या है, 19 से 22 है। 14 से 18 क्या है, समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। ये जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता, तो यहाँ से आपका ए नंबर ऑप्शन सही होने वाला है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करें यानी बोलने की आज़ादी आपको अनुच्छेद 19 देता है। कौन देता है, अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर मिस हो गया है, इसको बना लीजिए अनुच्छेद 19, क्या है, अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अपने मनपसंद व्यक्ति को शादी करने का अधिकार देता है, यानी आपको जिससे मर्जी है उसे आप शादी कर सकते हैं, इसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है, चाहे वो किसी कास्ट को या किसी कास्ट को, इससे कोई दिक्कत नहीं है, जिसको पसंद है उसे आप शादी कर सकते हैं, यह आपका मूल अधिकार है और यह अनुच्छेद 21 देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद निजता का अधिकार देता है, यानी प्रिवेसी का अधिकार देता है, लाइफ प्रिवेसी का अधिकार देता है, तो वो देता है अनुच्छेद 21। इसी के तहत आप अपने वाइफ का भी मोबाइल को ताक झाँक नहीं कर सकते, अपने गर्लफ्रेंड का भी मोबाइल को ताक झाँक नहीं कर सकते। वो किससे बतिया रही है, किससे क्या कर रही है, आप उसके ऊपर उंगली नहीं कर सकते। उसको जो मन करेगा, जैसा कपड़ा पहनेगा वो पहनेगा, आपको जो करना है आप करिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ये सब क्या है, मूल अधिकार है। नेक्स्ट देखिए, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार क्या है, तो शिक्षा का अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट है। क्या है, फंडामेंटल राइट है, यानी ये क्या है, एक मूल अधिकार है। नेक्स्ट देखिए, 11 नंबर सवाल लिखिए, भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो यह जोड़ा गया 1 अप्रैल 2010। कब जोड़ा गया, 1 अप्रैल 2010 को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्ची को शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध जो मौलिक अधिकार है वह अनुच्छेद 23 देता है। क्या करता है कि आप बलात्कार नहीं करा सकते हैं, बेगारी नहीं करा सकते हैं किसी से, ठीक है। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो बच्चा की बात कर रहा है तो 14 वर्ष से कम के बच्चे को आप खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं। तो बच्चा के बात कर रहा है तो ये वाला नहीं होकर के आपका ऑप्शन नंबर बी 24 आंसर आपका सही होगा। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, यानी कोई अपराध अभियुक्त है, अपराध पकड़ाया है, तो उसको स्वयं के विरुद्ध गवाह नहीं रखने के लिए आप मना नहीं कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 20 कहता है। यह लाइफ का बात करता है, यह धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, लेकिन क्या पर्सनली यह क्या करता है, क्या भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जन्म स्थान, लिंग भेदभाव, किसी भी तरह से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। किसी बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा, किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाकर रखा गया है तो उसको मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए कौन सा अनुच्छेद आएगा, अनुच्छेद 22 आएगा। अनुच्छेद 22 आएगा। अगर किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, मान लीजिए इसको कैद करके पुलिस साहब रखे हुए हैं, जेलवा में रखे हुए हैं, छोटुआ को रखे हुए हैं और ये छोटियों को रखे हुए, दोनों को पकड़ाया है, दोनों को रखा हुआ है। मान लीजिए दोनों का इंतजार कर रहा है कि 24 घंटा होते होते हमको कोर्टवा में ले जाएगा, कोर्टवा में ले जाएगा। जैसे कोर्ट में ले जाएगा हम लोग बोल देंगे कि अपने राजी से आए हैं, ठीक है, हमको शादी करना चाहते हैं, हो जाएगा। लेकिन पुलिसवा क्या करता है, इस स्थिति में उसको पकड़ के रखेगा, पीट पाट करेगा और 24 घंटा से ज़्यादा हो जाएगा, तब उसके घर वाला तो जान जाएगा। घरवा वाला आएगा, फिर कुछ पैसा वैसा देकर दोनों को कुचवाएगा और दोनों को हटवा देगा। ये क्या हुआ, इसके मूल अधिकार का हनन हो रहा है। क्या हो रहा है, इसके मूल अधिकार का हनन हो रहा है। यानी अगर 24 घंटा से ज़्यादा हो रहा है तो छोटुआ अगर पढ़ल लिखल रहेगा तो कहेगा, हो दरोगा जी हम जानते हैं अनुच्छेद 32, इस अनुच्छेद 32 के तहत हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, तो पुलिस साहब डरा जाएंगे। जो दरोगा जी होंगे, बाप रे तो पढ़ल लिखल है रे, पहुँचल है, इसको हटाओ यहाँ से, तो जल्दी से जाके कोर्ट में पहुँचाएगा। यहीं से ना मानेगा, सुप्रीम कोर्ट दूर है तो सारा दिन दौड़ल जाएगा हाई कोर्ट में, नज़दीके है हाई कोर्ट, जाके मुख्य न्यायाधीश से बोलेगा, हो मुख्य न्यायाधीश हमरा बंदी बना के रखा है, हम मौलिक अधिकार की मांग करने आए हैं अनुच्छेद 226 के तहत। किसके तहत, 226 के तहत। ये दरोगा जी हमको बड़ी मार मारे हैं, तो दरोगा जी के बड़ी अच्छा से कल्याण हो जाएगा, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। क्या बोले हैं, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना, यानी क्या होता है, निवारक निरोध अधिनियम के तहत, निवारक निरोध अधिनियम के तहत क्या करेगा, किसी व्यक्ति पर अगर शंका है, मान लीजिए ऐसा किसी नेता पर होता है कि मान लीजिए अगले दिन कहीं पे चुनाव होने वाला है या सभा होने वाला है, तो क्या करेगा, उससे पहले वो बहुत बड़ा भाषण का आयोजन करेगा, वो देश विरोधी, जनता विरोधी, समाज विरोधी ऐसा बात बोलेगा कि अपने आप में मार काट फंस जाएगा, जिससे क्या होगा, देश की जो लोगों में जो लोक व्यवस्था है, सोवर्निटी है, एकता और अखंडता है, ये सब सारी चीज़ें क्या हो जाती है, ध्वस्त होने लगती है, मतलब अस्वस्थता आ जाती है। जिसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, इस कंट्रोल करने के लिए उस नेताजी को पकड़ेंगे
और बिना अपराध बताए उसको घरों में नज़रबंद कर देते हैं। और नज़रबंद करते हैं तो उसका मोबाइल का फ़ोन का कनेक्शन काट दिया जाता है, टीवी का कनेक्शन काट दिया जाता है, सारी चीज़ें उसके घरों में व्यवस्था कर दिया जाता है। कहीं तो उसको जाने की ज़रूरत नहीं है, न वो बात कर सकता है किसी से, ना टीविया देख सकता है, कुछ न देख सकता है, यानी घरों में बैठा रहेगा, लेकिन उसको जेल से कम उसको महसूस नहीं होगा, जिससे वो भाषण वगैरह नहीं कर सकता है। ये कितने दिनों तक? 3 माह तक। कितने दिनों तक? 3 माह तक। और 3 माह से बढ़ाना है तो उसको दंडाधिकारी समिति से निवेदन करना होगा, तो वो बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन 3 माह तक रख सकता है। 16 नंबर देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध। 25 क्या बोलता है? 25 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है या पर्सनल धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, या क्या बोलता है? अंतःकरण। क्या करता है? अंतःकरण का सिद्धांत देता है। ठीक है, ये नहीं कि मान लीजिए अंतःकरण है, कोई मान रहा है तो मानो, नहीं मानना है तो नहीं मानो। हिंदू का अगर मुस्लिम का चीज़ें पसंद है तो ठीक है, नहीं है तो उसको नहीं करता। मान लीजिए कोई पंडित जी है, ठीक है, तो पंडित जी है तो टिकिया बढ़ा के रखा हुआ था, और कोई मौलाना साहब है तो इनका दरिया बड़का बड़का रहता है, तो ठीक है, दरिया बड़का है, तो मान लीजिए पंडित जी को इनका दरिया पसंद नहीं, तो पंडित जी जाके इसका दरिया थोड़ी नोच लेंगे, नहीं नोच लेंगे। या इनको इनका टिक्की ना पसंद है, इसको टिक्की नहीं नोच सकते हैं। मान लीजिए दोनों में झगड़ा हो गया, तो इसके लिए कहाँ पे जाएंगे? हाई कोर्ट के थ्रू 226 में, आज सुप्रीम कोर्ट के थ्रू 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। यानी ये सब नहीं कर सकते। हिंदू धर्म में टीके रखना धर्म के लिए हिंदू का प्रतीक है, और मुस्लिम में दाढ़ी, तो इसको अपना रख सकते हैं, न कि आपको अच्छा लग रहा है तो रखिए, नहीं रख रहा है तो नहीं रखिए। इसी का मतलब होता है क्या? अंतःकरण। अच्छा है तो ठीक है, नहीं अच्छा है तब वो ठीक है, मतलब अंतःकरण में ही रहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं करता है? तो हिंदू के अंतर्गत आता है बौद्ध, जैन और सिख। बौद्ध, जैन और सिख। इसमें पारसी को हिंदू के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी गलत, सही हो जाएगा। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक, तो मूल अधिकार का संरक्षक कौन है? तो बता रहे हैं कि मूल अधिकार के संरक्षण हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट 32 लेके जाएगा, हाई कोर्ट में किसी को जाना है 226 के तहत जाएगा, यानी इसका संरक्षण क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। नेक्स्ट देखिए, किस वाद में संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दिया गया? किस वाद में दिया गया? तो केशवानंद भारती वाद में। गोलकनाथ वाद जो आया, इसमें बोला गया कि इसमें नहीं कर सकते हैं। केशवानंद भारती में भी बोला गया कि इसे मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक बात बोला गया, मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया। बोला गया कि आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जो मूल अधिकार बनाया गया है उसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी ऐसा कानून आप नहीं बनाएंगे जिससे जो मूल अधिकार है उसका हनन हो, उसका अलिपीकरण हो, ऐसा आप नहीं कर सकते। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसमें कुछ मेकअप वगैरह करके उसको सुंदर बना दिया जाता है। ऐसा नहीं कि उसको काने काट लो, दोनों कानों काट के चिकन कर दो, नाक काट के सुपनेखा बना दो, आपको उसके स्ट्रक्चर को चेंज करके प्लेन कर दो, ऐसा नहीं करना है। मतलब मूल ढांचा का सिद्धांत दे दिया केशवानंद भारती वाद में। नेक्स्ट देखिए, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार क्या है? तो संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार तो था, लेकिन क्या हुआ, मान लीजिए देश में रेलवे का विकास होने लगा, सरकारी अस्पतालों का विकास होने लगा, सारी चीज़ों का विकास प्रक्रिया हुआ, तो उसमें क्या हुआ, मान लीजिए रेलवे का विकास हो रहा है, वहाँ रेलवे में किसी का ज़मीन पर गया और ज़मीनवा देने के लिए राजी नहीं है, तो क्या करेगा? रेलवे का विकास नहीं होगा, वहाँ पे रेल का पटरी जाकर रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। और इसमें क्या हुआ कि सारे लोग कोर्ट में दौड़ने लगे कि हम न देंगे ज़मीन, हम न देंगे ज़मीन, हम न देंगे ज़मीन। इससे सरकार तंग आके क्या हुआ कि संपत्ति को मूल अधिकार से हटा दिया गया कि ना, अब तो मूल अधिकार के तहत नहीं आएगा। संपत्ति का अधिकार पाना है तो कानून का प्रोसेस है, कानून के प्रोसेस के तहत तो हमारे पास आओ, यानी इसको क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या है? तो संपत्ति का अधिकार क्या है? एक कानूनी अधिकार है। क्या है? एक कानूनी अधिकार है। इसको पाने के लिए कानून की सहायता लेना होगा, उसके थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो 20 क्वेश्चन के द्वारा आपका पूरा पॉलिटी में मूल जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, पूरा कंप्लीट हुआ। आई होप, हम आशा करते हैं
कि बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो यानी कर्मचारी हो, इसमें इससे बाहर मूल अधिकार का क्वेश्चन नहीं आएगा। ये डिटो चैलेंज है, इससे बाहर नहीं आने वाला है। अगर आप वीडियो को देखे हैं तो अगर कुछ पोर्शन आपको याद नहीं है तो एक बार और देख लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। आई होप आप मस्त होंगे, झकास होंगे, बिंदास होंगे।